नमस्कार दोस्तों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आर के साथ आज आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट और RSS बी स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन डेली लेके आता हूं और आप रेडी रहें दोस्तों। एंड्रॉइड की स्पीड होगी। और दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। अब रेडियो डिक्टेशन के लिए रेडी, स्टार्ट। महोदय, 3488 किलोमीटर लंबी इस रेखा के दोनों तरफ क्रम से भारत और चीन के नियंत्रण वाले इलाके हैं। भारत LAC को इतनी लंबाई की मानता रहा है, लेकिन चीन केवल 2000 किलोमीटर की ऐसी किसी रेखा को तवज्जो देता है। 1962 के युद्ध के बाद की स्थिति को LAC के रूप में समझा जाता है, जो 3 हिस्सों में बटी है। अरुणाचल और सिक्किम वाला पूर्वी हिस्सा, उत्तराखंड और हिमाचल वाला मध्य भाग और लद्दाख वाला पश्चिमी भाग। पूर्वी हिस्से में LAC और 1914 के मैकमहन और मैकमोहन रेखा के संबंध में जमीनी स्थितियों को लेकर विवाद कम ही है, लेकिन अरुणाचल, खासकर तवांग क्षेत्र पर चीन अक्सर अपना हक जमाता रहा है और कब्जे का इरादा रखता रहा है। इसी तरह बाराहोती मैदानों के भूभाग को लेकर LAC के मध्य भाग में विवाद की स्थिति रही है। इसके बावजूद बड़ा विवाद पश्चिमी हिस्से यानी लद्दाख वाले इलाके में रहा है। चीन अपने पूर्व प्रधानमंत्री झाओ एनलाई के 1950 के दशक के दौरान जवाहरलाल नेहरू को लिखे पत्रों को आधार बनाकर विवाद खड़ा करता रहा है। 1962 के युद्ध के बाद चीन का दावा रहा कि वह 1959 में LAC से 20 किलोमीटर पीछे चला गया था। 2017 में डोकलाम विवाद के समय भी चीन ने भारत के सामने यही दलील रखते हुए 1959 की LAC स्थिर बहाल रखे जाने पर जोर दिया था। भारत ने LAC कब मंजूर की? साल 1991 में जब चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग भारत दौरे पर आए, तब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंहा राव के साथ LAC को लेकर बातचीत की थी। श्याम सरन ने अपनी किताब इंडिया सीज द वर्ल्ड में लिखा कि राव और पेंग इस पर सहमत हुए कि सीमाओं पर शांति रहे। इसके बाद 1993 में जब राव ने बीजिंग यात्रा की, तब भारत ने औपचारिक तौर पर LAC के कॉन्सेप्ट को
मंजूरी देते हुए सीमा पर शांति बरकरार रखने संबंधी एग्रीमेंट किया। यह ध्यान रखने की बात है कि इस समय भी यही तय हुआ कि 1962 की स्थिति ही एलएसी को तय कर रही थी, न कि 1959 की। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की विस्तृत रिपोर्ट बताती है कि जहां विवाद थे उन जगहों को लेकर दोनों देश एक साझा वर्किंग ग्रुप के माध्यम से सीमा विवाद को हल करने के पक्ष में आए थे। इसका मतलब एलएसी सीमा पर दावे की रेखा है। भारत की तरफ से ऐसा नहीं रहा। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी नक्शे पर भारत की जो सीमा दिखाती है, भारत ने उसी को अपने इलाके की रेखा कहा, जिसमें अक्साई चीन और गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र शामिल है। वहीं चीन के लिए यह दावे की रेखा रही है। चीन तवांग सहित पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहकर उस पर अपना दावा करता रहा है। तवांग के बदले अक्साई चीन का सौदा। एक और रिपोर्ट की माने तो साल 2017 में चीन के पूर्व विशेष प्रतिनिधि दाई बियांगो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि भारत तवांग क्षेत्र को चीन को सौंपने के लिए राजी होगा तो चीन अक्साई चीन में अपने कब्जे का हिस्सा भारत को देगा। भारत सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसी कीमत पर तवांग क्षेत्र को चीन को नहीं सौंपेगा, क्योंकि यह क्षेत्र भारत की पूर्ण संप्रभुता वाला क्षेत्र है। चीन पहले भी 3 बार सीमा विवाद को लेकर इस तरह के प्रस्ताव रख चुका है और भारत हर बार ठुकरा चुका है, क्योंकि तमाम पर ललचाता रहा है। चीन 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक तवांग और दक्षिण अरुणाचल भी भारत का हिस्सा था, लेकिन 1962 के युद्ध में चीनी सेना तवांग तक पहुंच गई थी। हालांकि परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण वहां से उस समय चीनी सेना को लौटना पड़ा। भौगोलिक दृष्टि से तवांग की सामरिक स्थिति बेहद अहम है। इसलिए चीन हमेशा इस इलाके पर नजर रखता रहा है। और लद्दाख में क्या विवाद है? ब्रिटिश राज के दौरान मैकमोहन लाइन तय हुई थी और तब अक्साई चीन लद्दाख का क्षेत्र माना गया था, जो जम्मू कश्मीर की राजशाही की सीमा में रहा। हालांकि 1914 में भी सीमा समझौते में पूर्वी क्षेत्र तो ठीक तरह से तय हुआ था, लेकिन लद्दाख वाला पश्चिमी हिस्सा नहीं। भारत अक्साई
चीन पर कभी दावा छोड़ने को तैयार नहीं हुआ और चीन इस हिस्से को कब्जाने का कोई मौका छोड़ने पर तैयार नहीं हुआ। विराम। भारत और चीन सीमा विवाद के बारे में एजी नूरानी की किताब कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948-1950 में 2 श्वेत पत्र जारी किए थे जिनमें विवादित भूभाग को सीमा अपरिभाषित करार दिया गया था। लेकिन 1954 में नेहरू ने आदेश जारी करते हुए सीमाओं को नक्शे में बगैर किसी टिप्पणी के प्रकाशित करने को कहा और इसे सर्वव्यापी कर देने की बात कही। तब से अब तक वही नक्शे प्रचलित तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। पूर्ण विराम। दोस्तों कैसे हुआ है? अब इसके आपको हिंदी ट्रांसलेशन करना है मात्र 50 मिनट में। फिर आपको चेक करना है कि कितने वर्ड छूटे कितने वर्ड नहीं छूटे। और दोस्तों टाइपिंग पे शुद्धि का विशेष ध्यान करें क्योंकि हिंदी शुद्ध नहीं है आपकी तो फिर स्टेनो लिखना कोई फायदा नहीं है क्योंकि एग्जाम में दोस्तों हिंदी ही चेक होती है। यदि हिंदी शुद्ध है तो आपको पास किया जाएगा, हिंदी अशुद्ध है तो फिर आपको आईवेट। और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों अभी राजस्थान में बम्पर वैकेंसी आई हुई है RSMSSB स्टेनोग्राफर की और राजस्थान हाई कोर्ट की। और दोस्तों इनके बैच स्टार्ट कर रखे हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे पूजा इंस्टीट्यूट और वहाँ से आप नियमित क्लास जैसा माहौल, जो भी प्रॉब्लम है आपको, असाइनमेंट, डिक्टेशन, हिंदी शुद्धियाँ की पूरी क्लास होगी वहाँ से और आपको एक भी वर्ड गलत नहीं होगा आपका। और दोस्तों वहाँ से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें पूजा इंस्टीट्यूट। और हिंदी स्टेनो की मात्र मैंने फीस रखी है 4 से 5 मिलेगी 2500 रुपये, 2500 ज़्यादा नहीं है। 70% छूट चल रही है अभी 31 अगस्त तक 70% छूट है। और इंग्लिश स्टेनो की मात्र 3000 फीस है। दोस्तों मैं इंग्लिश स्टेनो की ऑफलाइन लेता हूँ 12,000 और हिंदी स्टेनो की 10,000। तो दोस्तों बिल्कुल 2500 बिल्कुल नामात्र फीस है। सिर्फ मैंने 31 अगस्त तक की ऑफर रखा है। और दोस्तों इसको सुनहरा मौका नहीं खोए क्योंकि आपको बहुत ही मात्र कम फीस में आपको स्टेनो सिखाई जा रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 की वजह से आपको छूट दी जा रही है दोस्तों। और इसका फ़ायदा उठाएं। और दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।